वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो ये जो आप लोग की सिन टेक्स्ट बुक की न्यू बुक है फ़िज़िक्स की, फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की, उसका चैप्टर 3 डायनामिक को हम स्टार्ट करने लगे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो कि फ़र्स्ट ईयर में है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और बाकी MCAT वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग दी फर्स्ट ईयर बुक्स। सो हम स्टार्ट करने लगे हैं फ़र्स्ट ईयर फ़िज़िक्स की जो न्यू टेक्स्ट बुक है उसका चैप्टर 3 डायनामिक्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट क्या है इसमें, अगर इसका इंट्रोडक्शन मैं आपको बताऊं तो देखें, डायनामिक इज़ ऑल्सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक। डायनामिक क्या है? ऑल्सो द ब्रांच है किसकी? मैकेनिक की। इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? डायनामिक इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन। अब डायनामिक से आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई ये ब्रांच ऑफ मैकेनिक है जिसमें हम क्या स्टडी करते हैं? मोशन के बारे में स्टडी करते हैं विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। ठीक है, मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, उस पर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं राइट साइड डायरेक्शन में, तो वो राइट साइड डायरेक्शन में ही मूव करेगा। ठीक है, तो डायनामिक ब्रांच हमें ये कहती है। ठीक है, इन दिस चैप्टर स्टूडेंट विल एबल टू लर्न द बिहेवियर ऑफ फोर्सेस। कि भाई जो डायनामिक है, हम जानते हैं डायनामिक इन विच स्टडी अबाउट द मोशन बट विद द रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो इसमें हम डिफरेंट बिहेवियर पढ़ेंगे फोर्सेस के, कि हाउ इट प्ले इट्स रोल टू चेंज द स्टेट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को किस तरह से चेंज करता है, वो रेस्ट में हो या मोशन में हो बॉडी के। ठीक है, सो फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स ने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किया। क्या किया उसमें एक्सप्लेन? रिलेशनशिप बताया, एक्सप्लेन किया द रिलेशनशिप बिटवीन किसके दरमियान? फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड द फोर्सेस एक्टिंग अपॉन इट। जो फिजिकल ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रही है उनका रिलेशन बताया फर्स्ट लॉ में। ठीक है, अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड एज विद द बेसिस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। न्यूटन फर्स्ट लॉ को क्या कहते हैं? आइनर्शिया भी कहते हैं। ये MCQs में आता है, MCAT में भी आता है, फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पेपर्स में भी आता है, कि बहुत कॉमन MCQs है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल रिमेन एट रेस्ट। ये क्या कहता है फर्स्ट लॉ? ये बताता है कि भाई हर ऑब्जेक्ट जो है वो रहता है, विल रिमेन एट रेस्ट। अगर वो रेस्ट की पोजीशन में तो वो रेस्ट में ही रहेगा, अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा। ठीक है, अनटिल अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स स्टेट बाय द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए। ये फर्स्ट लॉ आपका कहता है। ठीक है, तो ये MCQs आ जाते हैं आपको, जो है ना ये लिखा हुआ होता है, लाइन लिखी होती है, आपको कहते हैं कि फर्स्ट लो है, सेकंड लो है, ये थर्ड लो है। तो आप पढ़ेंगे कि भाई हाँ वो जो है अपनी रिमेन एट रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन अनलेस कंपेल्ड टू चेंज इट्स डायरेक्शन बाय एक्शन। ये पूरी लाइन लिखी होगी, आपने फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पे टिक करना है। द टेंडेंसी टू रेजिस्ट चेंज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। अब जो टेंडेंसी होती है ना, जो कि रेजिस्ट करती है कि अपनी मतलब जो स्टेट होती है मोशन की या रेस्ट की, उसको चेंज करने में रेजिस्ट करती है किसके खिलाफ? फोर्स जो लग रही है, तो उसको आइनर्शिया कहते हैं। इस वजह से इस लॉ को आइनर्शिया भी कहा जाता है। ठीक है, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इस पर कोई नेट फोर्स नहीं लगती ऑब्जेक्ट में। नेट फोर्स क्या होती है? जो फोर्स मतलब फॉर एग्जाम्पल आपने एक फोर्स लगाया ऑब्जेक्ट पे, उससे कम फोर्स खर्च की और फिर जो बचा उसको माइनस करके नेट फोर्स निकलती है। जैसे कि मैंने अभी आपको 10 रुपीज़ दिया, आपने 10 रुपीज़ में 5 रुपीज़ लगा लिए, मैं बोलूँगी आपके पास नेट कितना बचा? आप बोलेंगे 5 बचा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे नेट फोर्स नहीं होती। क्यों? कि इफ़ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर आउट, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। मतलब जितनी आप फोर्स लगाते हैं उतनी वो ऑब्जेक्ट आपको रेजिस्ट की फॉर्म में वापस फोर्स आप पे लगाता है। ठीक है, मतलब वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं होने देता। ठीक है, तो वो फोर्सेस अगर मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको 10 रुपीज़ दिए, तो आपने 10 रुपीज़ ही खर्च किए, तो इसका मतलब कोई नेट आपके पास नहीं बचा। मैं आपसे पूछी नेट कितना बचा, तो आप बोलेंगे 0। तो इस वजह से इस पर कोई नेट फोर्सेस अप्लाई नहीं होती। ठीक है, देन द ऑब्जेक्ट विल मेंटेन अ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या करता है? इस वजह से ऑब्जेक्ट अगर वो वेलोसिटी कोई है उसकी, तो वही कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी। अगर वो मोशन में है तो वही मोशन रहेगी। ठीक है, क्योंकि वो फोर्सेस जो है वो कैंसिल आउट हो रही है। इफ डेट वेलोसिटी इज 0, अगर वेलोसिटी 0 है, देन द ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट। जाहिर सी बात है, अगर वेलोसिटी, अब जैसे कि ये बुक है ये रेस्ट में है क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 है। इफ डेट वेलोसिटी की ये होगा इफ एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है, द वेलोसिटी विल चेंज। तो वेलोसिटी चेंज होगी ना बिकॉज ऑफ द फोर्स, क्योंकि वो फोर्स उसकी रेजिस्टेंट फोर्स से ज़्यादा होगी, इसी वजह से वो स्टेट चेंज होगी। ठीक है,
अच्छा, द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, इसी वजह से इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। आई होप कि आप लोग इनर्शिया, ये बच्चे रट्टा लगाते हैं इसका, लेकिन मैंने आपको ऐसा समझाया है कि आप लोग को समझ आ गया होगा। ठीक है, अब इनर्शिया देखें। द प्रॉपर्टी बाय, सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया क्या है? द प्रॉपर्टी बाय विच अ बॉडी अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज इनर्शिया। ये ऑलरेडी मैं आपको बताई कि बॉडी जो है, जो ऑब्जेक्ट होता है जो कि अपोज करता है, जो फोर्स आप लगा रहे उस फोर्स को अपोज करेगा। किस लिए? ताकि उसकी क्या ना होने पाए, चेंज इन स्टेट ना होने पाए। ठीक है, आया वो मोशन में हो या रेस्ट में हो। ठीक है, उससे इनर्शिया कहते हैं। ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा है, ठीक है, ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी, तो क्या होगा? ग्रेटर इज द इनर्शिया, उतना ही इसका इनर्शिया होगा ना, उतनी ही वो फोर्स लगाएगा। जितना मास ज़्यादा होगा उतनी उसकी अपोजिंग फोर्स ज़्यादा होगी, मीन रेजिस्टेंस फोर्स ज़्यादा होगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है? डेट इज मास इज ऑफ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई हमने कहा कि ग्रेटर द मास ऑफ द बॉडी ग्रेटर इज द इनर्शिया, तो हम ये कह सकते हैं डेट इज द मास जो है वो मेजरमेंट है किसकी? इनर्शिया ऑफ द बॉडी। यही कह सकते हैं ना, हमने कहा कि मास जितना ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई इनर्शिया की मेजरमेंट किस तरह से होगी? जितना मास को देखें आप, मास ही है ना, डेट इज़ द मास ऑफ द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो ये MCQ आ सकता है कि इनर्शिया को किस तरह से मेजर किया जा सकता है? मास को देख के। ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखिएगा। अच्छा, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन देखें। अगर फोर्स 0 है, खुद सोचिए कोई एक्सटर्नल फोर्स ऑब्जेक्ट पे नहीं लग रही, तो उसकी एक्सेलरेशन होगी? नहीं होगी ना। एक्सेलरेशन क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, जैसे कि मैं भी आपको कहाँ ड्रॉ करके दिखाऊं, ये कॉपी प्रोवाइड करना। देखें, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ आ गया। क्यों? इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, अब इसकी वेलोसिटी क्या है? 5 है। मतलब इसकी वेलोसिटी में चेंज आया है। जब वेलोसिटी में चेंज आता है, ठीक है, तो फिर क्या बनता है? वो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है ना, डेल्टा मतलब वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। तो ये हमारे पास होती है एक्सेलरेशन, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारे पास क्या है? ये एक्सेलरेशन। ठीक है, सो ये है कि अगर फोर्स 0 होगी, और इसमें क्या कह रहे हैं? फोर्स 0 है। अब यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, यहाँ पे तो फोर्स लग रही थी ना, यहाँ पे फोर्स लगी तो ये चेंज इन वेलोसिटी आया। अब अगर ये फोर्स नहीं लग रही, फॉर एग्जांपल फोर्स जो है वो क्या है? 0 है। तो अगर फोर्स नहीं लग रही होगी तो ये तो अपनी स्टेट में ही रहेगा ना, तो वेलोसिटी 0 ही रहेगी। और वेलोसिटी 0 रहेगी तो फिर क्या होगा? एक्सेलरेशन भी 0 रहेगी इन केस ऑफ अगर फोर्स 0 होगा। तो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, ठीक है, कि फोर्स 0 होगी तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, और वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब अगर वो, जैसे कि अभी मैंने जो आपको एग्जांपल बताई, उसमें वो गाड़ी रेस्ट में थी, तो मैंने कहा कि वेलोसिटी 0 है, लेकिन वो गाड़ी अगर 5 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो वो कांस्टेंट से ही मूव करती रहेगी। इसका मतलब हम कहेंगे कि वो कांस्टेंट ही है, क्योंकि हमने एक फोर्स अप्लाई नहीं की, ना ही उसमें एक्सेलरेशन आया, जितनी वेलोसिटी उसकी थी उतनी ही रही, कांस्टेंट है। ठीक है, इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स। किसकी एब्सेंस में? एक्सटर्नल फोर्स जो लग रही है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी रिमेन अनचेंज। वेलोसिटी ऑफ बॉडी क्या रही? अनचेंज रही, जितनी थी उतनी ही रही। अगर 0 थी तो 0 ही रही, अगर 5 थी तो 5 ही रही। ठीक है, अच्छा, अब है फिजिकल एप्लीकेशन और इनर्शिया और न्यूटन फर्स्ट लॉ। फॉर न्यूटन फर्स्ट लॉ को हम इनर्शिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, व्हेन अ मूविंग कार सडनली स्टॉप, अगर मूविंग कार सडनली स्टॉप हो जाए अचानक से, तो क्या होगा? पैसेंजर जो होंगे वो हेड गेट्स पुल्स इन दी फॉरवर्ड। आप लोगों ने कभी बस में तो सफ़र किया होगा, ठीक है, तो जब पैसेंजर अचानक से बस रोकता है तो आप लोग अचानक से आगे जाते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि पैसेंजर हेड गेट पुल इन दी फॉरवर्ड, आगे की तरफ वो मूव करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन। टू प्रिवेंट दिस एक्शन ड्राइवर फास्टन सीट बेल्ट्स, और इसको प्रिवेंट करने के लिए कि आप ज़ाहिर सी बात है, आप आगे, जब आप आगे जाते हैं तो ऐसे नहीं कि आप शीशे से बाहर रोड पे निकल जाए। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप क्या एक्शन करते हैं? ड्राइवर जो है सीट बेल्ट कहते हैं ना, सीट बेल्ट बांध लो। वो क्यों कहते हैं? कभी आपने सोचा है सीट बेल्ट क्या? क्योंकि अगर अचानक से अब बस वाले जो है अचानक से रोड पे पैसेंजर हाथ के उठाता है कि भाई बस रोक दो, तो वो अचानक से बस रोकता है। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोग की अपनी गाड़ी है, अगर कोई अचानक से बाइक सामने से आ गई, आप लोग अचानक से गाड़ी रोकेंगे ना, ताकि कोई
हादसा ना हो जाए, तो इस वजह से आप लोगों के लिए भी ख़तरा हो सकता है, तो सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। व्हेन वी हिटिंग यूज्ड मैट्रेस बाय अ स्टिक, जब आप हिट करते हैं, ठीक है, यूज मैट्रेस जो होती है बाय स्टिक्स, तो क्या होती है, डस्ट पार्टिकल कम आउट ऑफ इट, डस्ट पार्टिकल आपकी तरफ नहीं आते, तो वो यही कह रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैच अ मूविंग बस, ये मैं आपको क्या बता रही हूँ, ये मैं आपको एप्लीकेशन बता रही हूँ, ठीक है, कि भाई जब बस स्टॉप होती है तो एक फोर्स लगती है ना आप पे, तो आप आगे की तरफ जाते हैं, क्योंकि जितनी फोर्स आपकी रेजिस्टेंट फोर्स थी उससे ज़्यादा आप पे लग गई, वरना पहले आप गिर रहे थे, पहले आप जब बस चल रही थी आप गिर रहे थे नहीं, वो बस चल रही थी, फोर्स लग रही थी, लेकिन हम उसको अपोज कर रहे थे, हमारी जिसम उसको अपोज कर रही थी, लेकिन जैसे ही वो फोर्स बढ़ी हम आगे की तरफ जाना स्टार्ट हो गए, तो वो ये एप्लीकेशन कह रहे हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू कैच अ मूविंग बस सेफली वन मस्ट रन फॉरवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस। अब ये कह रहे हैं कि इन ऑर्डर टू कैच अ मूविंग बस, अगर आप मूविंग बस को कैच करना चाहें तो आप क्या करेंगे, सेफली वी मस्ट रन फॉरवर्ड, आप फॉरवर्ड जाएंगे ना इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बस, ताकि आप बस की तरफ पहुंच सके, मतलब उसी रफ्तार से आप बढ़ेंगे ताकि आप बस तक पहुंच सके, ठीक है। वट एवर इट इज़ रिक्वायर्ड टू जंप ऑफ अ मूविंग बस, जब आप जंप करते हैं मूविंग बस से, तो वी मस्ट ऑलवेज रन फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस आफ्टर जंपिंग ऑन रोड टू प्रिवेंट अस फ्रॉम फॉलिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि भाई जब आप जंप ऑफ करते हैं मूविंग बस से, कभी आपने की होगी, ठीक है, तो वी मस्ट ऑलवेज रन, आप हमेशा से रन करते हैं फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस ही लेते हैं ना, या बहुत बड़ा डिस्टेंस लेंगे, शॉर्ट डिस्टेंस लेते हैं आफ्टर जंपिंग ऑन रोड, ठीक है, टू प्रिवेंट अस, और अपने आपको प्रिवेंट करेंगे फॉर फॉलिंग इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, ताकि आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में ना जा पाए, ठीक है। अब न्यूटन सेकेंड लॉ देख लें, फोर्सेस कैन बी बैलेंस और अनबैलेंस। अब इसमें क्या होती है, फोर्सेस बैलेंस भी हो सकती है, अनबैलेंस भी हो सकती है। अच्छा, इसमें अनबैलेंस फोर्स क्या होगी, कॉजेज समथिंग टू एक्सेलरेशन, जो अनबैलेंस फोर्स होगी वो क्या कॉज करेगी, एक्सेलरेशन कॉज करेगी, जैसे भी मैंने आपको बताया, जैसे कि अब आप बस जब चलती है तो आप तो रुके होते हैं ना बस में, आप भी आगे चलते रहते हैं, नहीं चलते ना आप। अच्छा, क्यों नहीं चलते, क्योंकि जो बस फोर्स लगाती है नॉर्मल, वो आपकी बॉडी उसको रेजिस्ट करती है, ठीक है, लेकिन जैसे ही बस अचानक से रुकती है तो फोर्स बढ़ जाती है, आपकी बॉडी जो रेजिस्टेंट फोर्स होती है उससे बढ़ जाती है, तो आप में एक्सेलरेशन पैदा होती है। एक्सेलरेशन किस तरह से, आप आगे की तरफ जाते हैं, मतलब पहले आपकी वेलोसिटी 0 थी, अब जब आप आगे की तरफ तो आपकी 2 हो गई, मतलब चेंज होगी ना वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन पैदा हो गई, और ये किस वजह से हुआ, अनबैलेंस हो गए ना आप, अनबैलेंस फोर्स लग गई, पहले कम लग रही थी फिर ज़्यादा लगी तो आप आगे, तो ये यही कह रही कि जब अनबैलेंस फोर्स लगेगी, मतलब वो आपके साथ बैलेंस नहीं होगी, मतलब जब गाड़ी बस अचानक से रुकी तो वो ज़्यादा थी वो फोर्स आपके मुकाबले में जो आप लगा रहे थे, तो ये एक अनबैलेंस है ना, बैलेंस तो नहीं है, तो इस वजह से क्या कॉज हुई, एक्सीलरेशन, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स, ये किस पे डिपेंड करेगा, नेट फोर्स। अब आपको नेट का पता चला, नेट फोर्स पे डिपेंड किया ना, पहले इस बॉडी की 0 थी अब 2 हो गई, तो कितनी बची, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नेट यही होगा ना, नेट फोर्स, ये डिपेंड करती है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दी ऑब्जेक्ट। नेट फोर्स के बारे में मैंने शुरू में बहुत डिटेल में समझाया है, ठीक है। डेट ऑलवेज कॉजेज एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स ही होती है जो कि एक्सेलरेशन को कॉज करती है। मैंने आपको एग्जांपल्स से रुपीस के वो जो है स्टार्ट में समझाया था, तो जिसने उस स्टार्ट से वीडियो नहीं देखी हो जाके देख लिया। तो अब एक्सेलरेशन क्या कहती है, द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास, किस पे डिपेंड करती है एक्सेलरेशन, मास पे डिपेंड करती है, एंड द अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड। एक्सेलरेशन 2 चीज़ों पे डिपेंड करती है, मास, कि उस ऑब्जेक्ट का मास कितना है, अगर उस ऑब्जेक्ट का कम मास है तो अगर आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो बहुत तेज़ी से आगे जाएगी, अगर आप बड़ी चीज़ पे करेंगे तो वो इतनी तेज़ी से नहीं जाएगी, तो ये मास पे डिपेंड करती है, और अमाउंट ऑफ फोर्स पे, कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हैं, अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाइड, कि आप उस ऑब्जेक्ट पे लगा कितनी फोर्स लगा। एक ऑब्जेक्ट है, दोनों ही 5 kg का है, लेकिन एक पे आप 10 न्यूटन लगा रहे हैं और दूसरे पे आप क्या लगा रहे हैं, 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो कौन सी ज़्यादा पहले जाएगी, पहले वाली जाएगी ना, क्योंकि जिस पे 10 न्यूटन लग रही है। तो इस तरह से अगर फॉर एग्जांपल 2 मास है, एक 5 kg का, एक 10 kg का, दोनों पे आप 5 न्यूटन लगा रहे हैं, तो कौन सी वाली ज़्यादा, 5 kg वाली ज़्यादा, क्योंकि उसका मास कम है, ठीक है। तो इस वजह से ये एक्सेलरेशन जो है इन दोनों पे डिपेंड करती है। एमसीक्यूज़ में आती हैं सारी चीज़ें, एमकेट में भी और फर्स्ट ईयर में भी। अब ये देखेंगे, यहाँ आपको डेरिवेशन बता रही हूँ, ये आती भी है। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द अप्लाइड फोर्स। आपने क्या देखा कि एक्सेलरेशन किसकी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, अप्लाइड, जितनी फोर्स ज़्यादा होगी उतनी एक्सेलरेशन ज़्यादा होगी। तो ये देखो डायरेक्ट रिलेशन बन रहा है ना,
एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब एक्सेलरेशन जो है वो इन्वर्स रिलेशन इसका मास, मतलब जितना मास ज़्यादा होगा उतनी एक्सेलरेशन कम होगी। यही देखा ना आपने, मतलब बड़े मास में जो 10 kg का मास लिया था उसमें एक्सेलरेशन कम हो रही थी और 5 kg में ज़्यादा एक्सेलरेशन हो रही थी। ठीक है, तो ये इन्वर्स रिलेशन होता है एक्सेलरेशन का। अच्छा, अब अगर हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन करें 1 और 2 को, तो क्या करेंगे आप, के कांस्टेंट लगाया, के लगाने से इधर इज इक्वल टू का निशान आ गया। ठीक है, और देखो एक्सेलरेशन फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन था तो ऊपर आई, और इन्वर्स था मास से तो वो नीचे आया। अच्छा, तो ये F अपॉन M हो गया। ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। के जो है 1 के बराबर होता है तो उसको फिर नहीं लिखा। अच्छा, अब ये जो है मास यहाँ पे डिवाइड में उधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो F इज इक्वल टू M है। ये देखो इक्वेशन बन गई। ये कौन सी इक्वेशन बनी है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की इक्वेशन बनी है। ठीक है, तो मैंने आपको बिल्कुल बच्चों की तरह समझाया है, जैसे बच्चों को समझाते हैं ना वैसे समझाया है। तो अब हम डिस्कस करते हैं, ये देखेंगे न्यूमेरिकल अगर मैं आपको बताऊं, इधर क्या है 5 न्यूटन फोर्स अप्लाइड की जा रही है और अब बॉक्स ऑफ मास कितना है 8.16 kg मीन 8 kg। ठीक है, और 50 न्यूटन फोर्स लगाई जा रही है टू मूव ऑन द राइट अक्रॉस अ हॉरिजॉन्टल। और कहाँ पे मूव की जा रही है, राइट साइड पे, हॉरिजॉन्टल फोर्स, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है 18 kg 8 kg का, और इस पर 50 न्यूटन की फोर्स लगाई जा रही है। तो अब आप सोल्यूशन, इसका डेटा आपने लिखा कि 50 न्यूटन और मास आपने लिया ये, और आपको मालूम क्या करनी है, व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन द प्रोड्यूस इन दी बॉक्स। तो एक्सेलरेशन आपको मालूम करनी है। तो अब आपको फार्मूला पता है कि भैया न्यूटन सेकंड लॉ का फार्मूला जो हमने डिराइव किया था वो क्या था, F इज इक्वल टू M है। आपने वो फार्मूला लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि आपको F भी पता है M भी पता है, आपको एक चीज़ पता नहीं है, तो यही फार्मूला लगना चाहिए। आपने ये फार्मूला लगाया और एक्सेलरेशन मालूम करनी थी, तो M यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। आपने F ऊपर रखा और 50 ऊपर रखा और 8 नीचे रखा। तो इसको आप किस तरह से करेंगे, इसको आप डिवाइड करेंगे जिस तरह से डिवीजन का आप करते हैं या कैलकुलेटर से आप करते हैं, तो आपके पास ये वैल्यू आएगी। ठीक है, एज इट इज़, फर्स्ट ईयर वाले तो एज इट इज़ आएगी, लेकिन MCAT वाले क्या करेंगे, MCAT वालों के लिए ये होता है कि 8.16 है ना, इसको वो 8 समझे, ये 50 और इसको वो 8 समझे। MCAT वाले अप्रॉक्सीमेशन से काम चलाते क्योंकि उनके पास कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। तो देखो 8 का टेबल पढ़ो, 8 1 सा 8 का टेबल आप खुद अपने साथ पढ़े। 8 6 क्या होता है 48 होता है ना, मतलब करीब करीब ही है। ठीक है, क्योंकि अगर हम 8 7 से जाएंगे तो वो तो बड़ी वैल्यू आ रही है 50 से, और ये 48 ही इसके पास आ रही है, तो इसका मतलब इसका 6 समथिंग आंसर होगा। तो देखो 6 ही आ रहा है। तो MCAT वाले अप्रोक्सीमेशन से काम चलाते हैं। देखें वही आ रहा है कि एक्सेलरेशन बॉक्स में कितनी है, ये है। तो ये न्यूमेरिकल भी मैंने MCAT वालों और फर्स्ट ईयर वालों दोनों को समझा भी दिया। अब न्यूटन थर्ड लॉ देखें, इसमें क्या होता है एक्शन और रिएक्शन। इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।